हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं को हम आज यहाँ देखने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप सारे प्रश्नों को कर ले जाते हैं, देखते हैं, तो आपका जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इसी में से टकरा जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो आपके एग्जाम बेसिस पे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी या कब हुई थी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1788, ऑप्शन नंबर बी है 1789, ऑप्शन नंबर सी है 1790, ऑप्शन नंबर डी है 1787। तो आप लोगों को बताना है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1789। ये आपका जो है राइट आंसर है, 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई थी? 1789 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। जो इटली राष्ट्र है उसका जो एकीकरण हुआ था किसके नेतृत्व में किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं जे गैरीबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। इसमें से आपको बताना है कि जो आपका इटली है, इटली का एकीकरण हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जे गैरीबाल्डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जे गैरीबाल्डी। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी राष्ट्र है उसके एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऑटोवान बिस्मार्क, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है ज्यूसेppe, ऑप्शन डी है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑटोवान बिस्मार्क ने। किसने निभाई थी? ऑटोवान बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, ऑटोवान बिस्मार्क किस देश के हैं। जो ऑटोवान है वह किस देश का था, आपको यहाँ बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑटोवान किस देश के हैं? जर्मनी के हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोवान जर्मनी देश के निवासी थे और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका भी इन्हीं की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1882, ऑप्शन नंबर बी है 1884, ऑप्शन नंबर सी है 1885 और ऑप्शन नंबर डी है 1880। इसमें से आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर सी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। जो आर्थिक महामंदी आई थी उसका प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है 1919, ऑप्शन नंबर बी है 1929, ऑप्शन नंबर सी है 1930 और ऑप्शन नंबर डी है 1934। आपको इसे बताना है कि जो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी 1929 का क्या है? राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर सी है जयदेव और ऑप्शन नंबर डी है गांधी जी। तो आपको बताना है इसमें से जो गुलामगिरी के लेखक कौन है
इसमें से आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले क्या है, गुलामगिरी के लेखक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। अत्यधिक सिंचाई, खनन, अति पशुचारण और डी है वनोन्मूलन। तो इनमें से पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है, आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, अत्यधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर क्या है, अत्यधिक सिंचाई। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन हमारा, कौन सा जैव संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा जैव संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है चट्टाने। इसमें से कौन सा जैव संसाधन नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका मत्स्य उद्योग क्या है, ये जैव संसाधन नहीं है। बाकी जो तीन है लोहा, तांबा और चट्टाने, ये क्या है आपके जैव संसाधन के पार्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हरा सोना किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरा सोना किसे कहा जाता है। इसमें आपको बताना है हरे पेड़ को, घास के मैदान को, प्राकृतिक वनस्पति को और झाड़ी को। इन चारों ऑप्शनों में से हरा सोना किसे कहते हैं ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका सही उत्तर क्या है इसका, प्राकृतिक वनस्पति इसका जो है सही उत्तर है। इसका उत्तर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी है। जो कपास होता है उसकी भूमि के लिए, उसकी खेती के लिए कौन सी भूमि उचित मानी जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी है लैटेराइट मिट्टी। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कपास की खेती के लिए उचित भूमि कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है, आपको बताना है। यूपी, एमपी, यूके, हरियाणा। HR हरियाणा होगा, यहाँ पे हरियाणा होगा। तो यूपी में होती है उत्तर प्रदेश में, या एमपी में होती है, या उत्तराखंड में होती है, या हरियाणा में होती है। आपको इनमें से बताना है। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, हमारे यूके में होती है, उत्तराखंड में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो निम्न है दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तरबूज। इसमें से फली वाली फसल कौन सी है वो आपको बताना है। इसकी फली वाली फसल कौन सी है, फलीदार फसल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दालें क्या होती है, ये फलीदार फसल आपकी होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। जो मोनाजाइट रेत होता है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर ए है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनियम और ऑप्शन डी है थोरियम। आपको बताना है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा थोरियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा आपका। तो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन डी जो है थोरियम क्या है आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज आधारभूत है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। मैग्नीज, अभ्रक, लौह और तांबा। इनमें से कौन सा खनिज क्या है, आधारभूत है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लौह है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लौह है। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है ओजोन चरण, ऑप्शन नंबर बी है सतत पोषणीय विकास, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है वैश्विक तापमान। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सतत पोषणीय विकास। इससे क्या है, एजेंडा 21 का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को
दर्शाता है। जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के बीच जब व्यापार होता है तो संबंध दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये क्या है आपका सही आंसर है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कर्तन दहन खेती जिसे झूम खेती भी कहते हैं कहाँ होती है? जो झूम खेती होती है वो कहाँ होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है यूके उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो आपको बताना है जो झूम खेती होती है या इसी को कर्तन दहन खेती भी कहते हैं ये कहाँ होती है? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? जो श्रीलंका देश है, श्रीलंका है, उसमें कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल है, ईसाई है, सिंहली है या मुस्लिम है? तो आपको इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या है। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है सिंहली जाति के लोग क्या होते हैं वहां ज्यादा होते हैं। तो कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? सिंहली। क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित में जो दिया गया है इसमें से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ए ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये संघीय सूची का विषय है। बाकी जो सारे ऑप्शन हो क्या है? राज्य सूची के विषय है। तो रक्षा जो है ये क्या आता है? संघीय सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ है? इसको आपको कमेंट में बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर या 26 जनवरी? इस आंसर का क्वेश्चन आपको जो 22 नंबर क्वेश्चन है 22वें का आंसर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा कि आपको जो हमारा भारत का संविधान है वह किस दिन लागू हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा लोकतंत्र से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए है पारदर्शी शासन, ऑप्शन नंबर बी है वैध शासन, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरदायी शासन, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरदायी शासन और ऑप्शन नंबर डी है सभी। इनमें से जो वैध लोकतंत्र है उससे कौन संबंधित रखता है? तो ये सभी क्या होते हैं? सभी प्रकार के शासन क्या होते हैं? लोकतंत्र में होते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है सभी ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में मानव विकास सूचकांक में अन्य देशों से बेहतर है? जो यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा जो मानव विकास सूचकांक है सबसे अच्छा किस देश का है? ये है श्रीलंका का। इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा किसका है? श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन को कहा जाता है। जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उसके द्वारा उत्पादन में कौन सा क्षेत्र आता है। तो आपको बता देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को, 24 मई को, 24 दिसंबर को या 24 सितंबर को? निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 दिसंबर को। आपका अगला क्वेश्चन है जो आपका अंतिम क्वेश्चन है वो है जो आपका अंतिम क्वेश्चन है जो वो है आपका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? जो उपभोक्ता अधिनियम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था या कब बना था? 1976 में या 1990 में? ऑप्शन नंबर सी 1986 में, ऑप्शन नंबर डी है 1966 में। तो इसमें से उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस सन को लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986।
तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।